फ्रेंड्स, दिस इज मधु एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एम विद मधु। दोस्तों, आज डिस्कस करेंगे सीटेट का पेपर जो फरवरी 2014 में आया था, उसके ईवीएस के पोर्शन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम 2011, 12 और 13 में सीटेट में आए ईवीएस के पोर्शन को डिस्कस कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो 2014 के पेपर में आपसे पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। फर्स्ट है, हाथी गधले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। सेकंड पॉइंट है, अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं। थर्ड है, 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। और फोर्थ है, अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते झाड़ियाँ खा लेते हैं। तो यहाँ आपको हाथी के विषय में कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं। इनमें से आपको बताना है कि कौन कौन से फैक्ट्स, कौन कौन से पॉइंट हाथी के विषय में सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट में है कि हाथी गधले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। थर्ड है, 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 200 किलोग्राम तक होता है। फोर्थ है, अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते और झाड़ियाँ खा लेते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। ये पॉइंट्स जो हाथी के विषय में दिए हुए हैं वे हम ईवीएस कंटेंट सीरीज में डिस्कस कर चुके हैं। आप ईवीएस की प्लेलिस्ट से जाकर उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुबनी चित्रकला के बारे में, कि मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चुनिए। यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट दिए हुए हैं मधुबनी चित्रकला से रिलेटेड। आपको बताना है कि कौन कौन से पॉइंट इनमें से सही है। ए है कि इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। बी है, इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ आदि दिखाए जाते हैं। थर्ड है, यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान पर पड़ा। डी है, मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है। तो इनमें से आपको सही कथन बताने हैं। फर्स्ट है कि इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग का इस्तेमाल किया जाता है। ये सही है क्योंकि नेचुरल कलर से ही मधुबनी पेंटिंग्स बनाई जाती है। बी है, इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ आदि बनाए जाते हैं। ये भी सही है। सी है, यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान पर पड़ा। यह भी सही है क्योंकि मधुबनी नाम का एक जिला है, उसी के नाम पर यह मधुबनी नाम पड़ा इस पेंटिंग का। डी है, मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है। ये पॉइंट गलत है क्योंकि मधुबनी राजस्थान का जिला नहीं, मधुबनी बिहार का जिला है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, यानी कि ए, बी और सी पॉइंट इसमें राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, वह पक्षी हो सकता है। आपकी ऑप्शन है शक्करखोरा, कलचिड़ी, कौवा या फिर फाख्ता। तो कौन सा पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है? इसका आंसर होगा कौवा। ये फैक्ट भी हम एनसीईआरटी सीरीज में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ एक और पॉइंट बता देती हूँ मैं आपको कि जो कोयल होती है, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, वह अपने अंडे कौवे के घोंसले में ही देती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोचमपल्ली एक गांव है। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। यह गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो आपको बताना है जो पोचमपल्ली गांव है वह किस राज्य में पड़ता है, किस राज्य का गांव है पोचमपल्ली। और पोचमपल्ली अपनी एक खास तरह की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है, जिसे हम पोचमपल्ली ही कहते हैं। तो पोचमपल्ली कौन से राज्य का गांव है? पोचमपल्ली है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है, रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन चुनिए। यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट दिए हुए हैं रेगिस्तानी ओक के विषय में। आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से पॉइंट सही है। ए पॉइंट है, फर्स्ट है, यानी कि यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। बी है, यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती है। सी है, इस पेड़ की जड़ें जमीन से उस गहराई तक जाती है जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। और डी है, इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से पॉइंट सही है रेगिस्तानी ओक के बारे में।
तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड यानी कि ए, सी और डी। अब बी गलत क्यों है? क्योंकि इसमें दिया हुआ है ये एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती है, तो ये पॉइंट गलत है। रेगिस्तानी ओक की जो जड़ें होती है वह टहनियों से नहीं लटकती। हाँ, अगर हम यहाँ पे बरगद दिया होता, बरगद की जो जड़ें होती है वो टहनियों से लटकती है, आपने देखी भी होगी बरगद पेड़ को। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड यानी कि फर्स्ट सही है, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। सी सही है कि इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती है जब तक पानी तक ना पहुंच जाए। और डी भी इसमें सही है कि इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबू धाबी के विषय में सही कथन चुनिए। फर्स्ट पॉइंट है कि यह रेगिस्तानी इलाके में है। सेकंड है अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है। थर्ड है यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। और फोर्थ है अबू धाबी की मुद्रा को दिनार कहते हैं। आपको बताना है कि कौन कौन से पॉइंट इसमें सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ यानी कि ए, बी और सी। ए यानी कि यह रेगिस्तानी इलाकों में है, ये सही है। अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है, ये भी सही है। और अबू धाबी की जो भाषा है, स्थानीय भाषा, वह अरबी है, ये भी सही है। अब डी पॉइंट में है अबू धाबी की मुद्रा को दिनार कहते हैं, ये पॉइंट गलत है क्योंकि अबू धाबी की जो मुद्रा है उसे दिरहम कहते हैं, दिनार नहीं दिरहम बोलते हैं। यहाँ आप दिनार और दिरहम में कंफ्यूज मत होना, अबू धाबी की मुद्रा दिरहम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ जानवर रात में जागते हैं, ये जानवर हर चीज को जिन रंगों में देखते हैं वे है। आपके ऑप्शंस है बैंगनी और नीला, सेकंड है हरा और पीला, थर्ड है काला और सफेद, फोर्थ है लाल और संतरी। अब आपको बताना है कि जो जानवर रात में जागते हैं वे हर चीज को किन रंगों में देखते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन थर्ड यानी कि काली और सफेद। जो जानवर रात को जागते हैं उन्हें हर चीज काली और सफेद ही नजर आती है। 8th क्वेश्चन है नीचे चित्र 1 में 24 घंटे की घड़ी दिखाई गई है तथा चित्र 2 व चित्र 3 में दो जानवरों x और y के सोने का समय छायांकित भाग से दिखाया गया है। x तथा y के सोने के समय के बारे में सही कथन चुनिए। अब आपको यहाँ पर 3 घड़ी दी हुई है। पहली घड़ी में मतलब पहले चित्र में जो घड़ी दी हुई है उसमें 24 घंटे का समय दर्शाया गया है। चित्र 2 में जो घड़ी है उसमें x के सोने का समय है और चित्र 3 में जो घड़ी है उसमें y के सोने का समय है। तो आपको बताना है x और y के सोने का समय कितना है, यानी कि इस कथन के बारे में आपको बताना है। अब देखिए x में 2 पोर्शन यानी कि 2 शेडेड रीजन है, 2 छायांकित भाग है और एक भाग 2 घंटे का है। तो 2 भाग कितने के हुए? 4 घंटे के, यानी कि x 4 घंटे सोता है। और y में है 9 भाग, 9 भाग कितने घंटे के हुए? 18 घंटे के, यानी कि जो y है वह 18 घंटे सोता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन थर्ड यानी कि x 4 घंटे सोता है जबकि y 18 घंटे सोता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृत सागर क्या है। आपके ऑप्शंस है ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है, सेकंड है ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज्यादा नमकीन है, थर्ड है ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटे बहुत तीव्र गति से आते हैं, फोर्थ है ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक होता है। तो आपको बताना है कि जो मृत सागर है वह क्या है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड यानी कि ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज्यादा नमकीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा 3 के विद्यार्थियों को भोजन का पाठ पढ़ाते समय अंजलि भोजन संबंधित आदतों में सांस्कृतिक क्षेत्रीय विविधता पर विशेष ध्यान देना चाहती है। नीचे दिए गए अधिगम अवसरों में किसके द्वारा विद्यार्थियों को वांछित जानकारी दी जा सकती है। आपके ऑप्शंस है फर्स्ट है विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के भोजन को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग और उसकी व्याख्या करना, सेकंड है विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घर में खाए जाने वाले भोजन मंगाकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों से सूचना का आदान प्रदान करना, थर्ड पॉइंट है पाठ्यपुस्तक में विभिन्न प्रकार के भोजनों के विषय में दी गई जानकारी की और विस्तृत व्याख्या करना, फोर्थ पॉइंट है किसी बाहरी भोजन बनाने वाली व्यावसायिक एजेंसी को आग्रह करके विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के भोजन का प्रदर्शन करना।
अब आपको बताना है इसमें कि जो अंजलि है शिक्षिका, वह भोजन पाठ पढ़ाना चाहती है, उसके लिए सबसे अच्छा मेथड कौन सा होगा? इसका आंसर है ऑप्शन सेकंड, यानी कि विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मंगाकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों से सूचना का आदान प्रदान करना। जब शिक्षिका बच्चों से विभिन्न प्रकार के भोजन मंगवाकर प्रदर्शित करेगी, उससे क्या होगा? उससे बच्चों को प्रत्यक्ष अनुभव मिलेगा। बच्चे प्रत्यक्ष रूप से चीज़ों को देखेंगे और सहपाठियों के साथ सूचना का आदान प्रदान करने से उनका सामाजिकरण यानी कि सोशलाइजेशन भी होगा। तो 10th का हुआ ऑप्शन सेकंड। 11th क्वेश्चन है कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पर्यावरण चिंताओं के विषय में पढ़ाते समय प्रीति प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है। वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से कौन सा सर्वाधिक प्रभावी हो सकता है? आपके ऑप्शन है विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों के चार्ट बनवाकर, सेकंड है विद्यार्थियों को शैक्षिक भ्रमण पर ले जाकर किसी प्रदूषित नदी को दिखाना, थर्ड है विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना, और फोर्थ है किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करके वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण पर भाषण। अब आपको बताना है कि जो प्रदूषण पाठ है उसको पढ़ाने के लिए सबसे अच्छा कौन सा मेथड यानी कि सबसे प्रभावी कौन सा मेथड हो सकता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजना पर कार्य करने के लिए कहना। यहाँ पर जो विद्यार्थी है वे समूह में परियोजनाओं पर कार्य करेंगे, क्योंकि जब बच्चा समूह में कार्य करते हैं तो वे ज़्यादा सीखते हैं, बेहतर सीखते हैं, उनका सीखना ज़्यादा होता है, वे एक्टिव रूप से उसमें भागीदारी सुनिश्चित करते हैं अपनी। तो 11th का आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेहा कक्षा 5 के ईवीएस विषय में नीचे दी गई मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करती है। अब आपको कुछ मूल्यांकन तकनीक दी गई है, कौन कौन सी है? पहली है कि हस्तसिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन, सेकंड है गृह कार्य मूल्यांकन, थर्ड है परियोजना कार्य मूल्यांकन, फोर्थ है मौखिक शिक्षा। नीचे दी गई तकनीकों का कौन सा युगल अधिक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन दे सकता है? आपको बताना है कि जो ये तकनीकें दी हुई हैं, जो ये मूल्यांकन तकनीक दी हुई है, इनमें से कौन सा सबसे अधिक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन हो सकता है। अब वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन क्या होता है? वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर सेम रहना, भले ही व्यक्ति बदल जाए पर आंसर आपका सेम हो। आपने एमसीक्यू टाइप जो क्वेश्चन देखे होंगे, फिलअप, एमसीक्यू टाइप, ट्रू फॉल्स, इन सभी के आंसर सेम आते हैं, अलग अलग व्यक्ति के पूछने पर भी सेम आंसर आते हैं, तो ये वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि फर्स्ट और फोर्थ। फर्स्ट है हस्तसिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन और फोर्थ है मौखिक परीक्षा। अब सेकंड क्यों नहीं हुआ इसमें गृह कार्य मूल्यांकन? क्योंकि गृह कार्य का मतलब है कि जो बच्चे होमवर्क घर से करके लेके आते हैं उसमें शिक्षक को, जो शिक्षिका होगी या शिक्षक होगा, उसे ये नहीं पता होगा कि यह कार्य बच्चे ने स्वयं किया है, ये इसके पेरेंट्स ने या सिबलिंग्स ने, किसी ने इसकी हेल्प की है इस कार्य को करने में। तो 12th का होगा ऑप्शन बी, यानी कि हस्तसिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन और मौखिक परीक्षा अधिक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईवीएस में अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए? आपके ऑप्शंस है पुनरावृत्ति और प्रबलीकरण, सेकंड है मास्टरी लर्निंग, थर्ड है विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना, फोर्थ है समय का सदुपयोग। तो इसमें आपको बताना है जो ईवीएस में गृह कार्य होता है उसको किस चीज पर केंद्रित होना चाहिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना। ईवीएस में अच्छा कार्य वही होगा जो बच्चों को कुछ खोजने, नई चीज़ों को सीखने के लिए उत्तेजित करे। तो 13th का होगा ऑप्शन थर्ड, विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है शालिनी ने कक्षा 5 के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। नीचे दिया गया कौन सा सामान्य निर्देश इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है? आपके ऑप्शंस है प्रदर्शन के समय अपनी शंकाओं के विषय में पूछना,
सेकंड है अपना दिन भर का पूरा बस्तर लेकर आना। थर्ड है बिना मुझे सूचित किए कहीं नहीं जाना। और फोर्थ है अपने साथ पेन और नोटपैड लेकर आना। तो आपको इनमें से भ्रमण के दौरान अप्रासंगिक बताना है, कौन सा अप्रासंगिक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि अपना दिन भर का पूरा बस्तर लेकर आना। 10th क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठ्यचर्या में होना चाहिए। आपके ऑप्शंस है पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना। सेकंड है अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना। थर्ड है संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक एकाग्रता। और फोर्थ है पदों की यथार्थ परिभाषा पर बल देना। अब आपको बताना है कि ईवीएस की अच्छी पाठ्यचर्या में क्या शामिल होना चाहिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना। ईवीएस की अच्छी पाठ्यचर्या तभी मानी जाएगी जब वह बच्चों को नई नई खोज करने के अवसर प्रदान कराए, कुछ नया खोजने के लिए बच्चों को उत्तेजित करे, बच्चे उत्तेजित होकर कुछ नया खोजने की ओर अग्रसर हो। ठीक है, तो 15th का होगा ऑप्शन सेकंड। ये थे 15 क्वेश्चन जो ईवीएस के पोर्शन सीटेट 2014 में आया था, उसमें पूछे गए थे। अब बाकी बचे हुए 15 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।